सर, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं और 99% कयास सही भी हैं कि 2 महीने के अंदर अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, तो भरत चौधरी जी कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार रुद्रप्रयाग जिले को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए? अगर 5 पद खाली हैं, दायित्व तो बहुत लेट बांटे जा रहे हैं, अभी बहुत भी बढ़ते जा रहे हैं। लगता नहीं कि बहुत देर कर दी मुख्यमंत्री धामी ने ये कार्यकाल, ये मंत्री पद बहुत पहले बात देने चाहिए थे? अरे सर, जब कोई मंत्री बनने की उम्मीद रखता हो और वो ना बने, वो निराशा होती है। उस निराशा से कैसे उभरना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा होने वाला है ये जवाब जो आपने दिया है ये आप पे भारी ना पड़ जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री धामी जी ये सोचेंगे चलो ये तो अपने को संभाल लेंगे। हमने रुद्रप्रयाग चुनाव को कवर किया था तो वहाँ पे ये कहा गया कि शायद इस बार बीजेपी वहाँ से हार सकती है, लेकिन भरत चौधरी जी जीते नहीं बल्कि बहुत अच्छे वोटों से जीते। जो मोदी लहर अभी भी कायम है और बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि ना भी बैठे तो भी जीत जाएंगे, उसके बावजूद इतनी कड़ी मेहनत अतिक्रमण हटाओ अभियान से क्या नुकसान पहुंचने वाला है बीजेपी को अपनी संसदीय सीटों को लेकर? हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। हमारे सामने मौजूद है रुद्रप्रयाग के माननीय विधायक भरत चौधरी जी। सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। इस बार केदारनाथ रूट का कार्यक्रम कैसा रहा, क्योंकि इस बार बहुत बारिश हुई? देखिए, प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक जो चीज़ें हैं वो किसी के भी हाथ में नहीं होती हैं। और इस बार जैसा कि आप सबको पता है कि अपेक्षाओं से कई ज़्यादा बारिश और बहुत लंबे समय तक बारिश होती रही। समय समय पर सड़कें भी बाधित होती रही, लेकिन प्रशासन ने और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पूरी मुस्तैदी से प्रयास किया कि लंबे समय तक कोई सड़क बाधित न हो। और यही वजह है कि इस बार अगर आप टोटलिटी में देखेंगे तो पिछली बार की तुलना में अधिक यात्री इस समय केदारनाथ अभी तक आ चुका है। सर, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं और 99% कयास सही भी हैं कि 2 महीने के अंदर अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, तो भरत चौधरी जी कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं? क्या आपको लगता है कि इस बार रुद्रप्रयाग जिले को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए? देखिए, किसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, किसको सरकार में शामिल होना चाहिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि बहुत ही बड़ी पार्टी है, हर चीज़ पे उनकी नज़र होती है, पूरे डाटाज उनके पास होते हैं, तो जिसको वो आवश्यक समझेंगे उसको मौका दिया जाएगा। और वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह की कोई उपेक्षा रुद्रप्रयाग की हो रही हो। रुद्रप्रयाग में काम बदस्तूर हो रहे हैं और अगर इस तरह की कोई जिम्मेदारी सरकार देती है तो उसी स्पिरिट के साथ काम किया जाएगा। सर, मुझे पता है कि इस बात का जवाब जो मैं पूछने वाला हूँ वो आप गोल बोल जवाब देंगे, लेकिन फिर पूछ रहा हूँ। जरूर। लगभग 1.5 साल पौने 2 साल होने वाला है सरकार को। 4 मंत्री अभी भी बने जाने थे, एक तो दिवंगत हो गए हमारे, उनके अगर 5 पद खाली हैं। दायित्व तो बहुत लेट बांटे जा रहे हैं, अभी बहुत भी बढ़ते जा रहे हैं। लगता नहीं कि बहुत देर कर दी मुख्यमंत्री धामी ने ये कार्यकाल, ये मंत्री पद बहुत पहले बात देने चाहिए थे और दायित्व भी पहले बात देने चाहिए थे? देखिए, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कोई भी विकास का ऐसा कार्य हो जो सिर्फ इस वजह से बाधित हुआ हो कि मंत्री कम हैं या कोई मंत्री पद खाली है। लेकिन फिर भी जो अनुमन्य सीमा है उस तक अगर माननीय मुख्यमंत्री जी चाहें तो मंत्री बना सकते हैं, और जो उचित समय, जो ऑपर्चून टाइम वो उसके लिए चुनेंगे, उनका हम स्वागत करेंगे। अरे सर, जब कोई मंत्री बनने की उम्मीद रखता हो और वो ना बने, वो निराशा होती है। उस निराशा से कैसे उभरना चाहिए, इस तरह के कैसे बताएंगे आप बाकी विधायकों, क्योंकि बहुत ज़्यादा होने वाला है ये? देखिए, मैं विधानसभा के 5 चुनाव सीक्वेंस में हारा हूँ, और जब आपको कोई असफलता मिलती है या आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप परिणाम नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति में किस तरह अपने आप को मेंटेन रखना है, किस तरह से अपने मनोबल को बनाए रखना है, मैं समझता हूं कि मैं उसका बेस्ट एग्जाम्पल हूं। उत्तराखंड में 5 चुनाव हारने के बाद भी मैंने अपने उसमें किसी तरह की कोई कमी आने नहीं दी। सर, कहीं ये जवाब जो आपने दिया है ये आप पे भारी ना पड़ जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री धामी जी ये सोचेंगे, जो बाकी जो सोच रहे हैं कि चलो ये तो अपने को संभाल लेंगे, ये ना भी होने कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ऐसा है कि अगर इन बातों से मंत्रिमंडल का निर्धारण होता हो, ये सोच कुछ नौसिखिया लोगों की हो सकती है। मैं बेशक विधायक दूसरी बार बना हूँ, लेकिन राजनीतिक अनुभव मेरे पास 40 वर्षों का है और बहुत कुछ मैंने इन 40 वर्षों में होते हुए देखा है। अगर मेरी आवश्यकता महसूस की जा रही होगी तो सिर्फ इस आधार पे कि मैंने किसी टीवी चैनल से क्या बोला है, न तो मुझे बाहर रखा जाएगा और न मुझे अंदर लिया जाएगा। देखिए, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि जब हमने रुद्रप्रयाग चुनाव को कवर किया था
तो वहाँ पे ये कहा गया कि शायद इस बार बीजेपी वहाँ से हार सकती है, लेकिन भरत चौधरी जी जीते नहीं बल्कि बहुत अच्छे वोटों से जीते जो बिल्कुल कयास से अलग उम्मीद में थे। उसके लिए भी आपको साधुवाद भाई। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, मैंने जनता को कभी भी नहीं छोड़ा और आम जनता मुझे पूरा यकीन था, बल्कि आपके जो साथी हैं मीडिया के, हमारे बहुत सारे मित्र थे, उनसे मैंने चुनाव से परिणाम से पहले ही इस बात को कहा था कि पिछली बार से भी अधिक वोट इस बार मुझे मिलेंगे। बेशक राजनीति में जब आपको सफलता मिलती है तो आपके कुछ निकटतम लोग होते हैं जिनकी बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं। सबकी अपेक्षाओं को पूरा करना किसी के लिए भी संभव नहीं होता है और ऐसी स्थिति में कुछ लोग आपसे नाराज़ होते हैं, कुछ लोगों का मोह भंग होता है, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर पूरी पब्लिक में आपकी स्वीकार्यता हो, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी हो, तो निश्चित रूप से परिणाम सुखद मिलते हैं। ये तो को दोहराने की आपकी स्वीकार्यता है। सर एक चीज़ मुझे पूछनी है कि जिस तरह से मोदी लहर अभी भी कायम है और बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि ना भी बैठे तो भी जीत जाएंगे, उसके बावजूद इतनी कड़ी मेहनत कि लगातार संगठन की बैठकें हो रही हैं, बीजेपी वाले जो हैं 30 दिन में लगभग 15 दिन तो मैदान में रहते हैं और विधायकों को भी दौड़ना पड़ता है, तो ये मेहनत क्यों करते हैं जब पता ही कि मोदी लहर में जीतने वाले हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही। आपने देखा होगा कि मोदी जी स्वयं 18 घंटे काम करते हों। जिस सेना का सेनापति इस स्तर पे काम करता हो, उस सेना का कोई सिपाही इस उम्मीद में घर बैठ जाए कि परिणाम हमारे अनुकूल ही होना है, तो मेरे ख्याल से वो उस सेना में रहने का भी हकदार नहीं है। हम अपने नेता के आचरण को देखते हुए प्रयास करते हैं कि उसका लेस मात्र, उसका अंश मात्र भी हम उनके अनुरूप हो सकें, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सर इस सवाल का जवाब मैं 2 सवाल पूछूंगा आपसे, इसका जवाब मुझे ईमानदारी से चाहिए। जब आप निर्दलीय चुनाव लड़ते थे, फिर आप बीजेपी ज्वाइन करी है, तो निर्दलीय में तो ये होता है आपको पिछले 2-2.5 साल मेहनत करनी है, पर बीजेपी में तो विधायक बनने के बाद भी 5 साल आपको जमीन पर रहना है। कितना अंतर पाते हैं आप निर्दलीय के तौर पर बीजेपी के विधायक के तौर पर? देखिए, निर्दलीय के तौर पे मैं चाहे 2 साल मेहनत करूं, चाहे 10 साल मेहनत करूं, परिणाम आपने देखे हैं कि परिणाम क्या निकले हैं। और बीजेपी में, क्योंकि उस समय मेरे पास कोई जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती थी, आज विधायक होने के नाते मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। 1.5 लाख जनता का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, उनकी बहुत सारी सामूहिक अपेक्षाएं होती हैं, व्यक्तिगत अपेक्षाएं होती हैं, तो निश्चित रूप से पहले की तुलना में मुझे कई गुना ज़्यादा काम करना होगा। अंतिम सवाल, अतिक्रमण हटाओ अभियान से क्या नुकसान पहुंचने वाला है बीजेपी को अपनी संसदीय सीटों को लेकर? देखिए, अतिक्रमण को किसी एक शब्द में परिभाषित करना मेरे ख्याल से बहुत कठिन होगा। कई तरह के अतिक्रमण हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनको स्वयं इस बात का पता नहीं है कि वो अतिक्रमण में हैं, इस विश्वास के साथ वहाँ पर हैं कि पीढ़ियों से उनके पूर्वजों का रहा है। तो मेरे ख्याल से हमको उनका वर्गीकरण करना पड़ेगा, उनको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, अलग अलग श्रेणी में रखना पड़ेगा। और जो लोग महज अतिक्रमण की नीयत से कहीं पे ज़मीन हत्या रहे हैं, तो उनको जिसकी वजह से आम जनता को कोई परेशानी होती है, तो उनको हटना भी चाहिए। लेकिन जो लोग बरसों से उस पर रह रहे हैं, कि निश्चित रूप से उनको तकलीफ़ होगी। और आने वाले, क्योंकि एक विशुद्ध रूप से न्यायालय का आदेश है और आप जानते हैं कि न्यायालय के आदेश के सामने सरकार भी मजबूर होती है, तो सरकार कोई ना कोई रास्ता निकालेगी कि किसी के साथ अन्याय न होने पाए। और जो लोग जानबूझ करके इंटेंशनली सरकारी संपत्ति को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो। और जो लोग अपने रोज़गार के लिए लंबे समय से किन्हीं संपत्तियों पे काबिज हैं या उनके कब्जे से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क न पड़ रहा हो सरकार को, तो उसका मैं समझता हूँ कि समय आने पे उनके का वर्गीकरण किया जाएगा और उसके अनुसार कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। अतिक्रमण के मुद्दे पर सटीक बात बोली है, इनकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, पत्रकार के तौर पे और उत्तराखंडी नागरिक के तौर पर। जो लोग बरसों से रह रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि वो अतिक्रमण की ज़मीन पर रह रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं क्योंकि भोले भाले लोग हैं, उनका वर्गीकरण करना चाहिए। भरत चौधरी जी को जवाब के लिए वास्तव में सर आप धन्यवाद के पात्र हैं और बिल्कुल आपने पहाड़ी पुत्र वाली भाषा का इस्तेमाल किया है। अपने पहाड़ी लोगों की चिंता होनी भी चाहिए और जो अतिक्रमण किया है बदनीयत से, उन पर कार्रवाई सुनिश्चित हो। बहुत धन्यवाद करने के लिए। फिलहाल रवि के बिंदास बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड और जय भरत चौधरी जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर।